जैसे हम मैम अगर प्रेगनेंसी से देखें तो काफ़ी सारे मिथ भी इससे जुड़े हैं, बहुत ज़्यादा मिथ से रिलेटेड करके लेख हैं। पहला जो मिथ है वो ये है कि स्पाइसी खाने से जो है डिलीवरी जल्दी होती है, तो ये रियलिटी है या मिथ है? ये मिथ है। फैक्ट ये है, खाना किसी भी तरह का स्पाइसी खाने से आपके लेबर पे, आपकी डिलीवरी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें हम आपको एपिड्यूरल एनाल्जेसिया, जिसमें आपकी रीढ़ की हड्डी में हम एक कैथेटर लगा के और उससे हम आपको पेन किलर का इंजेक्शन देते हैं। इस थेरेपी से भी आप नॉर्मल डिलीवरी करवा सकते हैं और पेन आपका बहुत कम होगा। और ये बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ये सुविधा है, हम भी करवाते हैं पेनलेस लेबर जिसको बोलते हैं। तो दर्द के लिए, दर्द की वजह से सिजेरियन सेक्शन ऑप्ट करना ये ज़रूरी नहीं है, अच्छी बात नहीं है। हम पेनलेस लेबर भी करवा सकते हैं नॉर्मल। पर अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो आपको कुछ तैयारी करके रखनी पड़ेगी जिससे आपकी स्मूथ नॉर्मल डिलीवरी हो। उसमें बैलेंस डाइट, संतुलित आप अपना भोजन करें, बहुत ज़्यादा वेट गेन ना करें। इसके अलावा डेली एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट। दर्शकों, मैं दिया शर्मा, स्वागत है आपका HBN न्यूज़ में। और आज हमारे साथ मौजूद है हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर रश्मि डे। सबसे पहले तो मैम मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आपने अपना कीमती समय में दिया। मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि डे, स्त्री एंड प्रसूति रोग विशेषज्ञ। मेरा क्लिनिक महागुन माईवुड मार्ट, गौर सिटी 2, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में है। सो मैम, आपको कितना एक्सपीरियंस हो गया है अभी ओवरऑल इस जर्नी में? मुझे 14 साल का एक्सपीरियंस है। तो जो मैम आज का हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है वो प्रेगनेंसी पर रहने वाला है। हाँ जी। तो जो मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि जो लेडीज हैं, जो या हम वुमेन्स की बात करें, जो प्रेग्नेंट हैं या जो कंसीव करती हैं, उन्हें उस टाइम पे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और स्पेशली वो जो फर्स्ट टाइम मदर बनने जा रही हैं? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। पहली बार जो माँ बनने आई हैं उनके मन में बहुत सारा स्ट्रेस रहता है, बहुत डर का माहौल भी रहता है कि कैसे डिलीवरी होगी, क्या होगा। तो मैं बस ये कहना चाहूँगी आपको, हमेशा अपनी जो झिझक है, अपनी जो क्वेरीज हैं, वो आप अपने डॉक्टर से शेयर करें, उनसे पूछें। पहली बार अगर आप माँ बन रही हैं तो आपको इन 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 कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि आपको अपना नियमित चेकअप करवाना पड़ेगा। इसके अलावा आपको अपना बैलेंस डाइट रखना पड़ेगा, नियमित जांच करवाना पड़ेगा। थोड़ा योगा कर सकती हैं आप, मेडिटेशन कर सकती हैं, नॉर्मल एक्सरसाइज पे भी ध्यान रखना होगा। इसके अलावा स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेसफुल लाइफ को अवॉइड करें और नींद अपनी पूरी लें। जो मैम सेकंड क्वेश्चन है, प्रेगनेंसी के टाइम पे कहते हैं कि कुछ टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं या बिफोर प्रेगनेंसी करवाने चाहिए पता करने के लिए, तो कौन कौन से टेस्ट हैं जो इम्पोर्टेंट हैं उस टाइम पे? जी, जब भी गर्भवती स्त्री हमारे पास आती हैं तो हम रेगुलर इंटरवल पे उनको बुलाते हैं। जैसा स्टार्टिंग में आप, जैसे ही आपको डायग्नोस होता है या आप किट से चेक करती हैं कि प्रेगनेंसी है, तो आपको अपने नियर बाई गायनोकोलॉजिस्ट या अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ जो हैं उनके पास जाना चाहिए। और नियमित रूप से, जैसे स्टार्टिंग वाले टाइम में हम एक महीने में मरीज को बुलाते हैं, उसके बाद 28 वीक्स के बाद हम उनको एवरी फोर्टनाइट या बोले कि 15 दिन में बुलाते हैं। आफ्टर 34 वीक्स या हम मरीज को हर 7 दिन में बुलाते हैं। जब मरीज हमारे पास आते हैं तो हम उनका बीपी और वजन ये रेगुलरली चेक करते हैं। हम गर्भावस्था को 3 श्रेणियों में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब भी हमारे पास मरीज आती हैं तो कुछ टेस्ट, ब्लड टेस्ट होते हैं जिनमें हम हीमोग्लोबिन की, कहीं पेशेंट में खून की कमी तो नहीं है, यूरिन टेस्ट, वायरल मार्कर, कुछ पेशेंट्स होती हैं जिनको HIV, हेपेटाइटिस C और VDRL जिसको हम सिफिलिस बोलते हैं, उसकी परेशानी हो सकती है, उनके टेस्ट होते हैं। कई पेशेंट्स में शुगर की जांच हमें करवानी पड़ती है। और उसके साथ साथ एंटी स्कैन, एंटी स्कैन या लेवल 1 कहते हैं, आजकल बहुत कॉमन है कि बेबी को डाउन सिंड्रोम हो रहा है या मेंटल रिटार्डेशन है, वो हम आराम से डायग्नोज कर सकते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर में बहुत इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड होता है 5वें महीने में, जिसे हम लेवल 2 या एनॉमली स्कैन, जिसको टिफा या टारगेट स्कैन भी कहते हैं, वो करवाते हैं। इसके साथ ही हम इनका OGTT, जिसको ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट बोलते हैं, ये शुगर के, कई पेशेंट होती हैं प्रेगनेंसी में शुगर बढ़ जाता है मरीजों में,
तो वो हम टेस्ट कर सकते हैं। आगे के लिए डायबिटिक डाइट या कोई मेडिसिन देना हो तो वो हम दे सकते हैं। लास्ट में आता है एक आपका ग्रोथ स्कैन। तो ये आपके यूरिन, ब्लड और अल्ट्रासाउंड और आपके गायनिक जो भी आपको एडवाइस करते हैं उसका फॉलो करें, नियमित रूप से जांच करें। कुछ भी बीमारी होती है सबका सॉल्यूशन होता है, तो जांच करवाएं, लक्षण देखेंगे हम और उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट करेंगे। तो मैम जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिकली हम देखते हैं कि जो हमारी नॉर्मल इंडियन फैमिलीज हैं वो कहते हैं अगर नॉर्मल डिलीवरी चाहिए तो कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ती है, जैसे घर में पोछा लगाना, बैठ के पोछा लगाना, जो बेसिकली हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो अक्सर ये हमारी मदर वगैरह वो कहते भी सुना है हमने, हमारे फैमिली में रिलेटिव्स कहते सुना। तो ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए कोई प्रिपरेशन करनी पड़ती है, ये रियलिटी है? हाँ जी, अच्छा। हाँ जी। देखिए दर्शकों, नॉर्मल डिलीवरी आजकल हम इंडियन फैमिली हैं, इंडियन एज वेल एज फॉरेन कंट्रीज में भी नॉर्मल डिलीवरी हर कोई चाहता है। नॉर्मल चीज़ हमेशा अच्छी होती है, पर सारे पेशेंट्स में नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। पर अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो आपको कुछ तैयारी करके रखनी पड़ेगी जिससे आपकी स्मूथ नॉर्मल डिलीवरी हो। उसमें बैलेंस डाइट, संतुलित आप अपना भोजन करें, बहुत ज़्यादा वेट गेन ना करें। इसके अलावा डेली एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट। डेली आपको ब्रिस्क वॉक करना होगा। अगर अनटिल अनलेस आपको मना किया हो आपके गायनोकोलॉजिस्ट ने, कुछ हाई रिस्क कंडीशंस होती हैं, लो लाइन प्लेसेंटा या ब्लीडिंग है, उसमें हम रेस्ट करवाते हैं। उसमें नहीं, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। उसमें आपको डेली एक्सरसाइज, जैसे आपने पोछा लगाने की बात करी है, तो वो इट्स लाइक स्क्वैटिंग और डक वॉक, ये आप कर रही हैं तो ये बहुत हेल्दी रहता है, उससे नॉर्मल डिलीवरी बहुत स्मूथ होती है। पर किसी कारण से कुछ कॉम्प्लिकेशन है और नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाई तो आपकी अगर सिजेरियन हुआ तो रिकवरी बहुत जल्दी होगी और इम्प्रूवमेंट होगी। आप जल्दी वॉक कर सकती हैं और नॉर्मल अपने बच्चे का ध्यान रख सकती हैं। नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपका विल पावर, मेंटली स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है। तो इन बातों का ध्यान रख के हम आराम से नॉर्मल डिलीवरी करवा सकते हैं। तो जैसे आजकल हम देखते हैं जो आजकल की जनरेशन है, यहाँ पे कंसीव करने में बहुत लोग लेट कर देते हैं। ये बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है कि लोग कंसीव करने में बहुत देरी कर रहे हैं। तो ये चीज़ का रीज़न है, इसका रीज़न क्या है बेसिकली? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है दिया आपने। आजकल कंसीव नहीं कर पाते हैं मरीज, या एक तरह से बोलें तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं कि कंसीव नहीं हो पा रहा है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ अगर मैं बोलूँगी कि लेट मैरिजेस, आजकल इंडियन जो लड़कियां हैं, विमेन हैं, करियर ओरिएंटेड हैं, अच्छी बात है, होना चाहिए। 30 की एज में आपकी मैरिज होती है, उसके बाद आप प्लान करते हो, तो जैसे जैसे एज एडवांस होती है, एग की क्वालिटी है वो पुअर होती जाती है, नंबर ऑफ एग्स हैं वो भी कम होते हैं। तो एक एज बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा अगर हम देखें हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोन्स की गड़बड़ी होती है। पीसीओडी बहुत कॉमन है हमारे पास। पीसीओडी की वजह से हो सकता है शुगर, थायराइड, ये और एक ट्यूबल ब्लॉकेज, फैलोपियन ट्यूब ही ब्लॉक है, इसके कारण कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। ये हम फीमेल फैक्टर की बात कर रहे हैं। मेल फैक्टर में अगर जाएं तो स्पर्म काउंट कम होते हैं या स्पर्म्स की जो मोटिलिटी होती है वो कम होती है। जो हम बोल सकते हैं आजकल अल्कोहल और स्मोकिंग बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से होती है। तो ये सब हमको अवॉइड करना चाहिए। हमारा सर कहा जाता है, हमने जो अपनी नॉर्मल फैमिलीज में देखा है कि जब प्रेग्नेंट है कोई वुमेन तो उस टाइम पे खाने पीने का बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो उस टाइम पे क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना चाहिए? जी, खाने पीने में हमको संतुलित आहार में बार बार बैलेंस डाइट के लिए बोलूँगी आपको। फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल हैं, ये आपको खाना है। डेली आपको दाल खाना है। प्रोटीन के लिए अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, एग और चिकन खा सकती हैं। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आके बोलते हैं मैडम एग खाने के लिए, चिकन खाने के लिए मना किया गया है कि ये गर्म होता है। ऐसा नहीं है, आप आराम से खा सकती हैं। प्रोटीन अच्छा खाएंगी तो आपका बेबी है उसको पोषण अच्छा मिलेगा, उसका वजन अच्छा रहेगा, ब्रेन है वो भी अच्छे से डेवलप होगा। वाटर इनटेक अच्छा रखें और फ्रूट्स खाएं आप। मैम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऐसा बोला जाता है, जो हमारी जनरेशन है उनके लिए बेसिकली क्वेश्चन है कि इस टाइम पे सेक्स करना सेफ है या नहीं?
अगर आपको आपकी गायनेकोलॉजिस्ट ने मना किया है, जैसे कि स्टार्टिंग वाली प्रेगनेंसी रहती है उसमें किसी किसी को ब्लीडिंग की परेशानी हो जाती है, कई बार प्लेसेंटा लो लाइंग होता है, या ट्विन प्रेगनेंसी या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी जिसको हम बोलते हैं, वो उसमें हम थोड़ा मना करते हैं सेक्स के लिए। पर अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो आप आराम से सेक्स एंजॉय कर सकते हैं प्रेगनेंसी में भी। और एक क्वेश्चन और है बेसिकली जो लोगों के माइंड में रहता है, जैसे कि आज की जनरेशन है बेसिकली उनके लिए कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर कोई ट्रैवल कर रहा है तो वो सेफ है कि नहीं। जैसे हम देखते हैं कि लोगों को घूमने फिरने का शौक होता है, तो प्रेगनेंसी में आजकल तो लोग बेबी शूट वगैरह पे भी बहुत जा रहे हैं, शावर करवा रहे हैं। तो लोगों का जो मेन है कि फ्लाइट में बैठना है ना, ट्रैवल करना बाय कार या बाय एयर, तो वो सेफ है कि नहीं है? 12 हफ्ते के बाद 12 से 24 हफ्ते तक आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। मैं फिर इस बात पे जोर दूंगी कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इट इज सेफ टू ट्रैवल। अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन है, आपकी गायनिक ने मना किया है, तो आपको अवॉइड करना होगा। अगर लॉन्ग डिस्टेंस आपको ट्रैवल करनी है तो हमेशा परामर्श लें अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास जाकर, वरना ट्रेन से और एरोप्लेन से हम बोलेंगे कि सेफ है, आप ट्रैवल कर सकते हैं, पर पहले 3 महीने के बाद। और मैम एक और क्वेश्चन जो मेरा है कि प्रेगनेंसी और आफ्टर पीरियड्स लोगों को यूटीआई की रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं, जो बेसिकली वुमेन्स हैं उन्हें यूटीआई प्रॉब्लम्स बहुत होती है, यूरिन इन्फेक्शन। तो वो उस टाइम क्या ऐसा करें या किस तरीके से उन चीज़ों से बच सकती हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में एक तो वैसे ही वुमेन का थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब रहता है चीज़ों को लेके, एंड देन उस पर ये प्रॉब्लम होना तो वो थोड़ा सा हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारी देखने वाली बात है, हमारी एनाटॉमी ऐसी है, फीमेल्स की जो यूरेथ्रा है, बाथरूम की जो नली है, वो शॉर्ट होती है। तो अगर इन्फेक्शन होता है तो अंदरूनी इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है, और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन जो होता है वो बढ़ सकता है। प्रेगनेंसी में यूट्रस की पोजीशन की वजह से ब्लैडर में रिटेंशन होता है कि यूरिन थोड़ा बचा हुआ रहता है, तो उससे भी इन्फेक्शन का चांसेस ज़्यादा रहता है। इसके अलावा अगर प्रॉपर आप हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, आपका वाटर इनटेक कम है, आप लंबे टाइम के लिए अपना टॉयलेट रोक के रख रहे हैं, या आपको विजाइनल इन्फेक्शन कुछ है, या आपको डायबिटीज़ है, और प्रेगनेंसी में थोड़ी इम्यूनिटी हमारी वीक होती है, तो हमको नियमित चेक करवाना पड़ता है, इसलिए इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। आजकल तो एक चीज और हो गई कि आफ्टर प्रेगनेंसी लोगों को मोटे होने का डर बहुत है कि वजन बढ़ता जाता है आफ्टर प्रेगनेंसी, तो वो उसमें कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं? इसमें भी बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। जब आपकी डिलीवरी होती है उसके बाद बैलेंस डाइट खाएं, बहुत फैटी डाइट पे हम ना जाके बैलेंस प्रॉपर आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट आप लीजिए। उसके अलावा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाइए। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे, जो एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट हुआ है वो आपका मिल्क प्रोडक्शन में यूजफुल होता है। तो अगर आप नियमित रूप से ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं और आफ्टर सम टाइम रेगुलर एक्सरसाइज से आपका एब्डोमेन जो पेट बढ़ा हुआ है वो वापस अपने पहले वाली पोजीशन में आ जाता है। जैसे हम मैम अगर प्रेगनेंसी से देखें तो काफी सारे मिथ भी इससे जुड़े हैं, बहुत ज्यादा मिथ से रिलेट है। पहला जो मिथ है वो ये है कि स्पाइसी खाने से जो है डिलीवरी जल्दी होती है, तो ये रियलिटी है या मिथ है? ये मिथ है। फैक्ट ये है, खाना किसी भी तरह का स्पाइसी खाने से आपके लेबर पे, आपकी डिलीवरी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक इसमें और है नेक्स्ट जो है कि कच्चा दूध या कच्चा नारियल खाने से बच्चा गोरा होता है। बच्चे का कलर मदर और फादर के जीन्स पे डिपेंड करता है। कच्चा दूध, कच्चा नारियल, केसर खाने से बच्चा गोरा तो नहीं होगा, पर उसको पोषण मिलेगा, तो आप ये खा सकते हैं। अगर मैम हम थोड़े पास्ट में जाके देखें, जो हमारे बुजुर्ग लोग थे वो ऐसा सजेस्ट करते थे कि अगर पेट गोल है तो लड़की होगी, नुकीला है तो लड़का होगा, तो ये रियलिटी थी क्या मिथ था? ये एक मिथ है। बच्चे का लिंग आपके यूट्रस या आपके पेट की साइज पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये एक मिथ है। ऐसी आजकल की जो जनरेशन है, हमें लगता है जो नॉर्मल डिलीवरी है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है, तो लोग ज़्यादातर सी सेक्शन करवाते हैं,
तो मतलब सच में ऐसा है, ये रियलिटी है? नॉर्मल डिलीवरी में दर्द को कम करने के लिए हमारे पास मेडिकल मैनेजमेंट बहुत सारी मेडिसिन है, जिससे हम पेन को थोड़ा, आपको जो फील हो रहा है उसको कम कर सकते हैं। पेनलेस लेबर भी एक चीज होती है जिसमें हम आपको एपिड्यूरल एनाल्जेसिया, जिसमें आपकी रीढ़ की हड्डी में हम एक कैथेटर लगा के और उससे हम आपको पेन किलर का इंजेक्शन देते हैं। इस थेरेपी से भी आप नॉर्मल डिलीवरी करवा सकते हैं और पेन आपका बहुत कम होगा। और ये बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ये सुविधा है, हम भी करवाते हैं पेनलेस लेबर जिसको बोलते हैं। तो दर्द के लिए, दर्द की वजह से सिजेरियन सेक्शन ऑप्ट करना ये जरूरी नहीं है, अच्छी बात नहीं है। हम पेनलेस लेबर भी करवा सकते हैं नॉर्मल डिलीवरी। तो हम एक ऐसा देखा जाता है कि जो फैमिलीज हैं वो ज़्यादातर सजेस्ट करती है कि जिसने पहली बार में सी सेक्शन करवा लिया उसे नेक्स्ट टाइम में भी ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है। तो नहीं, ये एक मिथ है कि पहली बार अगर आपका सिजेरियन हुआ है तो नेक्स्ट टाइम भी आपका सिजेरियन होगा, ऐसा नहीं है। वीबैक बोलते हैं वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन, ये पॉसिबल होता है, हम कर सकते हैं। पर इसके लिए फिर मैं आपको बोलना चाहूंगी, आपका डेली एक्सरसाइज करना, बैलेंस डाइट लेना, रूटीन आपका जो चेकअप है वो, और मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। हम एक चीज़ और इसमें इन्वॉल्व होती है कि ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे प्रेगनेंसी नहीं होती है, कंसीव नहीं कर पाते, तो ये रियलिटी है, ये myth है? ये आपका मिथ है। डिलीवरी के 6 to 8 वीक्स तक एग रिलीज नहीं होता है, तो ओव्यूलेशन नहीं होता है। पर उसके बाद जब तक आप ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं 100% आपको कोई ना कोई गर्भ निरोधक यूज करना पड़ेगा, प्रेगनेंसी हो सकती है। मैम इसी तरीके से पीरियड से जुड़े भी काफ़ी सारे मिथ हैं जो हम नॉर्मली अपनी फैमिलीज में भी देखते हैं। जो कॉमन मिथ वो ये है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो भी हमें सजेस्ट करते हैं, जो हमारी मदर हैं या फैमिली में कोई वुमन है, कि ज़्यादा पेन किलर लेने से, पीरियड्स के दौरान अगर कोई ज़्यादा पेन किलर ले रहा है तो प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रॉब्लम होती है। तो ये रियलिटी है, ये सच में मिथ है? ये मिथ है। हर मरीज की बॉडी अलग होती है, किसी को पीरियड्स में पेन होता है, किसी को नहीं होता है। पर अगर पीरियड में आपको बहुत ज्यादा हर बार दर्द हो रहा है तो अपने नजदीकी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं। हो सकता है आपको ओवरीज में सिस्ट हो सकती है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, तो इसकी नियमित जांच करवाएं। और कभी कभी जो हमारा पीरियड होता है उसमें लोकल प्रोस्टाग्लैंडिन सीक्रेट होते हैं, उसकी वजह से पेट में दर्द, लूज मोशन होना, थोड़ा फीवरिश होना, हेडेक होना, ब्रेस्ट में टेंडरनेस, लोअर लिम्स में पेन, ये सब नॉर्मल है। और इसके लिए आप मेडिकेशन, जैसे पेन बहुत ज़्यादा है, पेन किलर ले सकते हैं, हॉट वाटर बॉटल है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। एक और है इसमें जो कॉमन मिथ वो है कि पीरियड्स के टाइम पे हमारी फैमिली बोलते है कि अचार नहीं छूना है, टच नहीं करना है, खराब हो जाता है, तो ये भी मिथ है, ये रियलिटी है? ये भी एक सामाजिक मिथ ही है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। काफी सारे हैं, पीरियड्स के दौरान नहाना नहीं चाहिए। पीरियड्स में आपको ज्यादा हाइजीन का ध्यान रखना होता है, तो आपको डेली नहाना होगा। इट्स अ मिथ। ओके, अगर हम मैम एक चीज और की बात करें तो लास्ट ये है कि ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या क्या है? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, ब्रेस्ट टिश्यू या ब्रेस्ट सेल्स जो होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं, वो असामान्य रूप से बढ़ने लगती है और गांठ और ट्यूमर बना लेती हैं, उसको हम ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। शुरुआती लक्षणों में आपको ब्रेस्ट में कोई गांठ दिख रही है, निप्पल से आपको ब्लड आ रहा है या अजीब सा डिस्चार्ज आ रहा है, जो आपका ब्रेस्ट का कलर है वो चेंज हो गया है, साइज है वो डिफरेंट हो गया है, या एक होता है पकरिंग बोलते हैं जिसमें झुर्रियां पड़ती हैं जैसे, वैसा हो जाता है। तो इसमें और आपको अंडर आर्म्स में, बगल में भी गांठ फील होता है, तो ये शुरुआती लक्षण हैं ब्रेस्ट कैंसर के। तो मैम इससे रिलेटेड क्या हर वुमेन को कैंसर स्क्रीनिंग करानी चाहिए या? कैंसर स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है और हर विमेन को करवानी चाहिए। 30 साल की उम्र के बाद हमें सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग को हम पैप्समियर के थ्रू कर सकते हैं। इट्स अ नॉर्मल ओपीडी प्रोसीजर। आप कहीं भी किसी भी क्लिनिक में जाती हैं, वहां गायनिक उसी टाइम सैंपल ले सकती हैं।
और एक सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन होता है, ये आप कर सकती हैं। जब आप 40 साल की होती हैं तो उसके बाद हम मैमोग्राफी करवाते हैं। तो ये सबको करवाना चाहिए। अवेयरनेस बहुत कम है हमारे पास। सेकंड मोस्ट कॉमन जो कैंसर है आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर, दैट इज सर्वाइकल कैंसर। हर 8 मिनट में हम एक जिंदगी खो रहे हैं सर्वाइकल कैंसर की वजह से। और ये सिंपल एक टेस्ट से हम कैंसर होने से पहले की स्टेज भी डायग्नोज कर सकते हैं। पर अभी महिलाओं को कुछ झिझक होती है, कुछ शर्म है कि वो बताती नहीं है। तो इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। आप आपस में डिस्कस करें और अपने गायनोकोलॉजिस्ट को जरूर संपर्क करें। अगर आप टाइमली आते हैं तो हम कई जिंदगी बचा सकते हैं। हम जैसे महिलाओं में वाइट डिस्चार्ज होता है प्राइवेट पार्ट से, तो वो क्यों होता है? देखिए, इसमें ऐसे समझिए, वाइट डिस्चार्ज होना महिलाओं में बहुत कॉमन है और ये आपके प्रोटेक्शन के लिए है, लुब्रिकेशन के लिए है। पर अगर आपको लग रहा है कि वाइट डिस्चार्ज है, उसमें स्मेल आ रही है, फाउल स्मेल है, उसका कलर चेंज हो रहा है, नॉर्मली जो कलर होता है लाइट वाइट बोलते हैं, विटिश उसको हम बोलेंगे, या फिर ट्रांसपेरेंट होता है, पर उसका कलर अगर ब्राउनिश ग्रीन कलर का हो रहा है, पिंकिश हो रहा है, तो वो इन्फेक्शन की वजह से है। बार बार आपको प्राइवेट पार्ट में ईचिंग है, चलने फिरने में दिक्कत है, आपको दर्द हो रहा है, तो वो इन्फेक्शन है, उसके लिए आपको दिखाना पड़ेगा। मैम, मेरा जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि बार्थोलिन सिस्ट क्या है और कैसे पता चलता है इसके बारे में? महिलाओं में प्राइवेट पार्ट विजाइना के जस्ट बाहर आपको एक साइड में या दोनों साइड में गांठ फील, स्वेलिंग फील होगी, वो बार्थोलिन सिस्ट हो सकती है। बार्थोलिन सिस्ट लुब्रिकेंट होती है, लुब्रिकेशन का काम करती है। अगर किसी भी कारणवश ब्लॉकेज होता है डक्ट में तो वो स्वेलिंग फील होगी आपको। कई बार बार्थोलिन सिस्ट अपने आप ठीक हो जाती है, पर अगर उसमें इन्फेक्शन है, पस या लिक्विड भरा हुआ है, तो वो हमको ऑपरेशन से ठीक करना होता है। मार्सुपिलाइजेशन एक प्रोसीजर है जिससे बार्थोलिन सिस्ट बिल्कुल ठीक हो जाती है। एंटीबायोटिक, सिट्स बाथ, जो गर्म पानी की सेक हम बताते हैं, उसके साथ हम इसको बिल्कुल क्योर कर सकते हैं। जो हमारी आज की जनरेशन है या जो पहले की भी जनरेशन है जो आज ये वीडियो देखेंगे, उन्हें आप क्या सजेशन दोगे या क्या एडवाइस दोगे कि वो किस तरीके से अपने लाइफस्टाइल को हेल्थी रखें और इस तरह की प्रॉब्लम से बचें? आज के टाइम में हेल्थ इज वेल्थ। अगर आप हेल्दी हैं तो सब कुछ ठीक है। तो आप अपना मी टाइम, मैं फीमेल्स के लिए जनरली बोलूंगी, जो हमारी मदर्स हैं, वर्किंग वुमेन हैं, वो अपने लिए टाइम नहीं निकालती, एक अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें, अपनी डाइट पे ध्यान रखें, डेली एक्सरसाइज करें। मोटापा बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसको थोड़ा कंट्रोल में करें, और उसके अलावा पोषण का ध्यान दें अपना। न्यू जनरेशन है, अल्कोहल और स्मोकिंग बहुत कॉमन हो गई है, तो इसके बहुत साइड इफेक्ट हैं, ये आप अवॉइड करें। मेडिटेशन जरूर करें और बात करें, हर चीज पे डिस्कशन करें और अपना नियमित चेकअप करवाएं। इसी के साथ मैम आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।